हाइब्रिड सीड्स का अल्टरनेटिव क्या है, जो कि है अपना देसी परंपरागत आता है, इसीलिए एक लॉन्च होती है स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में आती है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस है कि ऑर्गेनिक सब कुछ उगाना है, नो फर्टिलाइज़र, नो पेस्टिसाइड्स, नो हार्म टू द इन्वायरमेंट, नो सैलिनिटी, सब कुछ अपना अच्छे से करेगा। तो 2003 में क्या होता है, सिक्किम केमिकल फर्टिलाइज़र का बिल्कुल यूज़ ख़त्म कर देती है और ये 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन जाता है 2015 में। मतलब यहाँ खेती सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से होती है। और टू इनकरेज इसको इनकरेज करने के लिए जब ये योजना है, तो क्या ये सेंट्रली एग्री मिनिस्टर की योजना है और सेंट्रली सेंटर्ड को स्पॉन्सर्ड है। मतलब 60% 60-40 का रेशियो रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर हिली एरिया है तो 90-10 का। इसमें क्या करेंगे, वही फार्मर का क्लस्टर बनाएंगे और उनको पैसे दिए जाएंगे पर एकड़ के हिसाब से फॉर डूइंग एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत। कितने रुपए देंगे, 20,000 रुपये। और इसी का पार्ट है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्या होता है ज़ीरो बजट का, क्या मतलब है, देखिए जब खेती का बुआई होता है तो पेस्टिसाइड्स, न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन में वाटर का पंपिंग से, ये सारा इनपुट ही एक उगाने के लिए ही पैसा इतना चाहिए कि ज़्यादा प्रेशर हो जाता है किसानों पे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं है, काऊ का डंग लो, मतलब काऊ गोबर लो और वर्मी कंपोजिट केचुआ लो, इससे जो फर्टिलाइज़र बने उसको यूज़ करते हैं, तो वो तो अपने से ही किसान बना सकता है। लेकिन फर्टिलाइज़र अपने से नहीं है, वो प्रोसेस किसान को क्या पता। तो ये जो परंपरागत तरीके हैं फर्टिलाइज़र के, गेहूँ और केचुआ और क्या कहते हैं गोबर का, उसका तो बना सकता ना, इसीलिए ज़ीरो बजट फार्मिंग कहते हैं इसको। बिना कम बजट के हम ये फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसे कहते हैं। उसी तरह था जीव मित्र और बीज मित्र, वापसा, ये सारे इसके टर्म्स हैं, याद रखिए अगर पूछ दे किस में लाया गया तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये इस पार्ट ही है किसका, परंपरागत कृषि विकास योजना का। अब इसको प्रैक्टिस में क्या ऑलरेडी प्रैक्टिस है, हाँ, कर्नाटका के सुभाष पालेकर ने ये कर दिखाया है और ये लीड भी कर रहे हैं ओवरऑल पूरे देश में। अब इसी को 2022-21 में क्या किया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना का ही पार्ट है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ये सब स्कीम है परंपरागत कृषि योजना के 2021 में ये लॉन्च हुआ। इसके तहत क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है, बस फोकस देने वाली बात है 12,000 रुपये पर हेक्टेयर हर 3 साल पे और दिया जाएगा किसान को कि आप इसकी तरह भी ध्यान दें। ये हो गया क्या कहते हैं परंपरागत कृषि योजना के बाद अब आते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब पहले हल से जोतते थे, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स लाएं, अब ट्रैक्टर से करते हैं, तो ये मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। तो इसके बाद देखते हैं फार्म मैकेनाइजेशन इंडिया का क्या नंबर है। इंडिया का फार्म मैकेनाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, अभी भी सारे किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, बट स्टिल हम एक्सपोर्ट बड़ा 1/3 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट बड़ा ज़्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, अफ्रीकन कंट्री जो अपने से छोटे कंट्रीज़ हैं। तो ये एक फार्म मैकेनाइजेशन का मामला हुआ। हम देख सकते 40% मैकेनाइज है, मतलब 100 में से 40% ही क्या कहते हैं फार्मर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अभी भी ज़्यादा। अब आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट पे। इसका बात करना क्यों ज़रूरी है, देखिए जब भी एग्रीकल्चरल सीज़न आता है तो फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो उसके लिए सब खरीदने के लिए मोटा रकम चाहिए। अब मोटा रकम किसान कहाँ से लाएगा, या तो पिछली बार का सेविंग किया रहा है, तो एक ऑलरेडी गरीब है वो एक ट्रैप में ऑलरेडी फंसा हुआ है। कौन सी ट्रैप में, लोन, सूद के ट्रैप में। सूद का ट्रैप क्या है, ये ऑलरेडी पहले से ऋण लिया रहता है और महीने के मंथली बेसिस पे मान लो 10% भी आप जोड़ लो ईयरली का, इतना ज़्यादा सूद हो जाता है कि जो अब का फसल है उसको उसका वो अपना खर्चा चलाए कि सूद दे। तो ये ट्रैप में ऑलरेडी फंसे रहते हैं। और सूदकार जो होते हैं वो ये रूरल जो क्या एग्रीकल्चरल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसीलिए छोटे फार्मर अपनी गरीबी से निकल नहीं पाते हैं। तो अब इसको पूरा सुधारने के लिए क्या किया गया था, क्रेडिट सिस्टम, मतलब बैंक द्वारा डायरेक्ट लोन ले, ना कि क्या कहते हैं
प्राइवेट किसी थर्ड पार्टी से कोई किसान लोन ले तो फाइनेंशियल क्रेडिट बनाने के लिए ही डिफरेंट स्कीम्स और किया गया था। पहला सबसे पहले इसमें से स्कीम है 1968 और 9 में जो है आरबीआई ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइज करने का क्या मतलब है, उसको गवर्नमेंट के अंदर अंडर लेना। और क्यों नेशनलाइज किया था, पहले बैंक किसान को लोन नहीं देते थे, वो प्राइवेट अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को देते थे क्योंकि उनके पास कोई प्रेशर नहीं था तो किसी को भी लोन दे। लेकिन उनको नेशनलाइज करके अब मैंडेट कर दिया गया कि आप 40% जो है टोटल लोन का मतलब 40% आप किसानों को ही या मार्जिनल या फिर रूरल एरिया में जाना चाहिए, किसी भी जाए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने लिए किसी के लिए जाए। इसको पीएसएल नॉर्म्स कहा गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये भी 1968 में ही आया। तो पहला रूरल क्रेडिट में, रूरल लोन में ये स्टेप था। उसके बाद बैंक का नेशनलाइजेशन करने के बाद और अलग टाइप के, देखिए एक तो कमर्शियल बैंक होते हैं जो एसबीआई, आईसीआईसीआई ये सब होते हैं, ये सब सबके लिए होते हैं। लेकिन स्पेशली फॉर रूरल एरिया रीजनल रूरल बैंक बनाए गए 1976 में। इनका काम ही था कि रूरल एरिया पे फोकस करना और उनको लोन देना। जहाँ कमर्शियल बैंक 40% बाध्यता थी लोन देने के लिए एग्रीकल्चर में क्या कहते हैं वुमेन को, मार्जिनल फार्मर को, कुटीर उद्योग में, रूरल एरिया में, वहीं इन टाइम के कमर्शियल रूरल रीजनल बैंक को 75% मैंडेट था कि आपको 75% लोन आपको इन्हीं सेक्टर्स में देना है। तो इसका गठन, उसके बाद नाबार्ड का गठन हुआ। और नाबार्ड का 1982 में, नाबार्ड का काम ये था कि आप एग्रीकल्चर में जैसे मेगा फूड पार्क्स होते हैं, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ नीडेड है, मार्केट प्रोवाइड करना, मार्केट बनाना, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा आया किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। इसके तहत किसान कम ब्याज पे ले सकते हैं ऋण बैंकों से। उसके बाद इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आया 2006-2007 में, ये भी वही है, इस इंटरेस्ट को कम करके आप लोन ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो डेट वेयर और लोन का पूरा माफ़ी तो चलता ही रहता है हर स्टेट में अलग अलग। तो ये सारे अलग अलग स्कीम्स थे, उसका डेट याद कर लीजिएगा रूरल क्रेडिट से रिलेटेड। और ई नाम पोर्टल देख लीजिए किससे रिलेटेड है, नेशनल वियर हाउस रेसिट, जो कि ये वही है क्या कहते हैं, एक संस्था है। जैसे कि फसल उगाने के लिए अलग एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कट गया, अब बेचने के लिए भी होनी चाहिए ना, बेचने के लिए सब्सिडाइज रेट पे और एमएसपी पे ख़रीदने के लिए। तो यहाँ ये मिनिस्ट्री यहाँ बेचने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपनी है और सॉरी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जब फसल को बेचना होता है। क्या पता फसल कट गई और कम दाम पे बनिया ले जाए और हैवी दाम पे बेच दे, तो इससे बचाने के लिए इसका उपयोग में आता है। इसीलिए कहते हैं कि आप एक तहत सीमा से कम आपका प्राइस नहीं हो सकता। अब इसीलिए एमएसपी आया। इसको एमएसपी में और डिटेल देखेंगे आगे। और थोड़ा अन्य स्कीम्स देख लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और उसमें से एक है पीएम किसान। पीएम किसान कब आती है, 2019 में, 2019-20 में। 2019 में मेनली मानेंगे। इसमें क्या है, 6,000 रुपये पर ईयर किसानों को दिया जाएगा। सारे किसान इंक्लूडेड है, ज़रूरी नहीं बीपीएल हो। और लेकिन बीपीएल ना हो, लेकिन वो मार्जिनल फार्मर्स के लिए, स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर हैं, सिर्फ उनके लिए है ही है ये स्कीम। और इसमें क्या रहेगा कि 6,000 रुपया दिया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट में। तो 6,000 हो जाएगा। पीएम किसान इसका है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इस तरीके से हम पैसा देते हैं। ये एक सेंट्रली सेक्टर, मतलब 100% रुपये 6,000 के 6,000 सेंटर दे रही है। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद किसान मनधन योजना है, सेम चीज़ है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें भी आपका क्या कहते हैं, आप कुछ पैसा जमा करिए। जब आप मनधन योजना क्या है देख ही लीजिए, 2019 में आया था। इसमें क्या है कि अगर इंश्योरेंस होता है पेंशन स्कीम, उस टाइप का, कि अगर किसान जो मार्जिनल फार्मर है जिसकी एज 18 से 40 है,
जिसके एज 18 से 40 के बीच में है। अरे भाई, जिसकी एज 18 से 40 के बीच में है, वो हर महीने 55 से 60 रुपये, 200 दे। और जब आप एज 60 साल पूरी हो जाए, फिर उसके बाद आपको 3-3 हज़ार रुपये आपके महीना बैंक में मिल जाएगा। तो ये किसानों के लिए ही है। अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी क्या कहते हैं, उसका आधा रुपया मिलता रहेगा। ये है किसान सम्मान निधि, किसान को इंश्योरेंस का देना। अब देखते हैं फूड। अब तो हो गया प्रोसेसिंग, अब कटाई के बारे में आते हैं। इसमें पता ही था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन वाले मिनिस्ट्री है। ये कौन सी, ये वाली मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली आती है। इसका आते हैं। अब कटाई हो गई, अब उचित मूल्य पे फसल को क्या करना है, बाज़ार में बेचना है। तो उसके लिए कौन सा है, पहले तो एमएसपी था। एमएसपी कब लागू, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या सिस्टम है, ये देख लें। पीडीएस स्कीम पहले से ही आ रही है। तो एमएसपी कब लागू हुआ, पहली बार एमएसपी 1966 और 67 में लागू हुआ था। कौन लागू करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये एमएसपी को अप्रूव करती है। किसके रिकमेंडेशन कौन करता है, सीएसईपी, सेंट्रल अरे सॉरी, सीएसईपी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो है कमेटी बनेगी, ये सॉरी, ये कमीशन बनेगा, ये रिकमेंड करेगी, अप्रूव कौन करेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये करेगी। अभी तक क्या है सीन, अभी का सीन है कि 22 क्रॉप पे एमएसपी लागू किया जाता है, और शुगर केन पे एफआरपी लागू किया जाता है। उसको कहते हैं फेयर रिम्यूनरेशन प्राइस। ये याद रखने वाली बात है। अब ये सब कौन लेता है, एफसीआई लेती है किसानों से। एफसीआई क्या है, एफसीआई लेके, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेके किसानों से सरकारी कम ज़्यादा मूल्य पे और कम मूल्य पे, मान लीजिए 19 रुपये केजी किसानों से पर केजी ली, और 2 रुपये केजी फिर दे के पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम्स के तहत पीडीएस जो सब बना रहता है सरकारी संस्था, वहाँ पे 2-2 रुपये किलो देते हैं गरीबों को। तो एफसीआई का रोल कब आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है, इसको अभी देखते हैं। एमएसपी लागू करने के और फसल लेने के बाद आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज क्या है, जो गरीब है उनको कम मूल्य में खाना देना। कब स्टार्ट हुआ, ये तो बहुत पहले से चलता है, ऑन एंड ऑफ, एक पर्टिकुलर वे में नहीं चलता है जैसे अब चलता है कि हर साल आपको ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जब 1942-43 में क्या फेमाइन आया था, भूखमरी आए थे, तब उसके बाद भी अंग्रेज़ों के ज़माने में पीडीएस सिस्टम कुछ चलता रहा है। लेकिन रेगुलर मैनर में कब चलता हुआ आया, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ, तब थोड़ा रेगुलराइज्ड हुआ पीडीएस सिस्टम। और इसको और रेगुलर में कब किया गया, जब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया 1997 में। इसमें क्या है, जो अंत्योदय जो लोग हैं, जो अंत के गरीब लोग हैं, उनको टारगेट किया गया। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्कीम लाया गया था, बांटना। और रिसेंट में क्या हुआ, रिसेंट में एक आया है स्कीम, प्रधानमंत्री आशा योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। ये कब आया था, ये आया था 2018 में शायद। यू कैन चेक इट आउट, आई एम कन्फ्यूज हियर राइट ना, ये कब आया था, 2018-19 की ही बात है। इसमें क्या है कि वही है, एमएसपी को ही और बढ़ावा देना, और सारी एडेड चीज़ें। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएस और रिलेटेड स्कीम्स क्या है, पीडीएस पता ही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से चलता आ रहा था। इसको चलाता कौन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, बिचौलिए काम करती है, किसानों से फूड लेगी और गरीब लोगों में बांटेगी। तो एफसीआई कब बना, 1965 में ये बन चुका है। और लेने के बाद ये वो तो पहले ऑन एंड ऑफ चलता ही था पीडीएफ। अब टारगेटेड एक अच्छे मैनर में 1997 में चला, जिसमें टारगेट किया गया कि एकदम अंत वाले लोग को भी मिले। उसके बाद एक स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि 2000 की बात है। वो टीपीडीएस का ही
एक क्या कहते हैं रूप है, उसी को और बढ़ावा देने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए लाया गया था। और इसमें क्या है कि 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये राइस रखा गया था प्राइस, और 25 किलो एक फैमिली पर मंथ में ले सकती है, ये रखा गया था। उस टाइम जब आया था ये स्कीम तब। अब ये इंक्रीज़ करके 35 किलो पर फैमिली कर दिया गया है 2002 के बाद से। और इसमें सबसे बड़ा क्या आया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये फूड के बात चल रही है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। इसमें क्या कहा गया, कोई भी भूखा न मरे, राइट टू फूड इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसके तहत कहा गया है, इसमें कहा गया है कम से कम 75% रूरल पॉपुलेशन और अप टू 50% अर्बन पॉपुलेशन ऑफ ऑल लेवल TDPS में लाना है। ज़रूरी नहीं कि BPL धारक ही हो। अब यहाँ पे समझिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर ज़रूरी नहीं कि BPL ही हो, इतने रूरल पॉपुलेशन कम से कम आने चाहिए जो भी बेनिफिशरीज़ हैं। और टोटल 5 किलो राशन मिलेगा, 3-2 का आप रेशियो लगा लीजिए, 3 kg वीट, 2 किलो राइस। और बस ये स्कीम हो गया। बस देख लीजिए कौन सी स्कीम किस ईयर में है और इसको सारा कौन सा ही करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये वाली मिनिस्ट्री ये सारे अंडर में काम करेगी, ये सारी स्कीम्स। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही है, अभी हो जाएगा तो देखा जाएगा। अब अन्य स्टेट में कौन सी प्रभावी स्कीमें चल रही उसको एक बार देख लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये कहाँ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में। और इसमें वही पैसा दे देंगे, जैसे किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये देते थे, इसमें भी कुछ पैसा दे देंगे। और YSR राइथू भरोसा स्कीम, ये कहाँ चल रहा है, इसमें क्या है कि 13,500 रुपये फार्मर को दिए जाएंगे। ये 5 साल के लिए स्कीम है। और जब खरीफ की क्रॉप रहेगी उससे पहले ये 750 रुपये दिया जाएगा, और जब उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा और जब कटाई होगी तब 4,000 मिलेगा। ये स्कीम कहाँ की, ये स्कीम जो है तेलंगाना की है। और अच्छी बात ये इसी स्कीम से इसकी इन्फ्लुएंस है PM किसान योजना, तो याद रखिएगा। इसीलिए दीज आर कालिया स्कीम उड़ीसा से, सिंपल डायरेक्ट याद रखिए। इसमें क्या रहेगा, क्या कहते हैं कि सबको 10,000 रुपये दिया जाएगा। किसान बंधु योजना, ये वेस्ट बंगाल से है, 5,000 रुपये दिया जाएगा इसमें। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये कौन सा है, झारखंड से है। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि, ये कौन सा है, हरियाणा से है। इसमें 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बट फेमस स्कीम्स राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको याद रखिएगा। अब उसके बाद थोड़ा अन्य स्कीम्स पे भी आ जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये योजना किस लिए ये है, कुछ नहीं है इस स्कीम में, बस ये है कि एग्रीकल्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कोल्ड हाउस हो सकते हैं, वो बनवाना, और ये सारी चीज़ें। बस याद रखिए स्कीम कब आई, 2016 से लेके 20 तक के पीरियड की है। इसमें क्या है, कितने 6,000, अब ये भी देखिए पूछ सकता है हमारे एग्जाम में, कितने करोड़ रुपए का योगदान है, लेकिन इसको याद करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्राइस इंडस्ट्री, MOFP। उसके बाद मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 में आई थी। बस फूड पार्क किस लिए होता है,
फूड पार्क वहाँ होता है जहाँ सारे स्कीम अपना सारे अ, किसान वहाँ आके और अपना डायरेक्टली सामान बेच सकते हैं, तो उसको फूड पार्क कहते हैं। 2008 में आया था। इसको भी मुफ्त भी करती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारा उतना, हाँ, ऑपरेशन ग्रीन है। ऑपरेशन ग्रीन सब्जियों से रिलेटेड है कि जैसे कि महंगाई बढ़ गई थी, प्याज व्याज की बढ़ जाती है ऑन एंड ऑफ सीज़न में, तो ऑपरेशन ग्रीन टोमेटो, पोटैटो, अनियन, ये तीन जो वेजिटेबल्स हैं, इसका इसको प्रोडक्ट प्रिजर्व करने के लिए था। ये स्कीम्स कब आई थी? 2020 में। इससे रिलेटेड भी अभी रिसेंट उसको देख लेंगे। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, कौन कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं सब